नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। तो एनडीए तो तैयार है, लेकिन सपा क्यों बेकरार हो रही है? मऊ सदर सीट से विधायक रहे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म होने के बाद घोषणा के साथ ही एनडीए ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। अब इस सीट पर सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी का हमेशा से दबदबा रहा। पहले मुख्तार अंसारी ने इस सीट से चुनाव में जीत दर्ज की। उसके बाद 2022 में दिवंगत मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने जीत दर्ज की है। हालांकि हेट स्पीच के मामले में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई, इसके चलते विधायक की चली गई। अब एनडीए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, क्योंकि इस पार्टी के वो थे, इसके प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को इस सीट से मौका देने का सोच रही है। हालांकि सियासी समीकरण का हिस्सा है, लेकिन एनडीए की तैयारियों को देखकर समाजवादी पार्टी के होश फाख्ता होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी मऊ सदर सीट को जीतने की पूरी कोशिश करेगी। सफलता असफलता का पैमाना क्षेत्र का मतदाता तय करेगा, लेकिन इस पर बहस शुरू जरूर हो चुकी है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि सियासतदार क्या कहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षिता और सुशासन का स्वराज्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाया है, चाहे वह अपराधियों को यहाँ से दूर करना हो या यहाँ पे सुरक्षा का वातावरण तैयार करना हो, औद्योगिकीकरण करना हो। हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश में नंबर 1 की उपाधि पाई है। जहाँ तक कि चुनाव की बात है, चुनाव नजदीक आने पर एनडीए अपने घटक दलों के साथ जो भी निर्णय होगा वह आपको बताया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से साजिश के तहत मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को अयोग्य घोषित करा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर षड्यंत्र किया है, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और आने वाले समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, योगी आदित्यनाथ हों, मुख्यमंत्री के रूप में तमाम उन्होंने गलत बयान दिए हैं, और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी बहुत से हेट स्पीचेज दिए हुए हैं। इनके आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने तमाम हेट स्पीचेज दिए हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो वो सीट हमारी है, हमारे सिंबल से वो चुनाव लड़ा था। सीट खाली हुई है, नियम संगत भारतीय समाज पार्टी की सीट है और भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रविंद्र प्रताप जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए प्रवक्ता हैं। उसके बाद पल्लवी सिंह थोड़ी देर में जुड़ जाएगी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुजीत सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट है, यानी कि वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का ही रुख जानेंगे। सर, दिक्कत क्या है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता ये चालबाजी है जो रद्द की गई है? क्योंकि देखिए, हेट स्पीच था, कहीं ना कहीं जो भी पूरा डिसीजन है वो कोर्ट ने लिया। क्या आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है? पहले तो आहाना जी, आपका जो हेडिंग है थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर दें जी। सपा तैयार, एनडीए बेकरार। हाँ। अभी आप ही ने दिखा दिया है। हमारा तो प्रत्याशी निश्चित है। हाँ। लेकिन मऊ में भारतीय जनता पार्टी आएगी या सुभाषपा आएगी, यह सुनिश्चित नहीं है। और अपने जीत की शुरुआत हम लोगों ने छोटी नहीं की हुई है। मऊ की जो लोकसभा सीट है उसको घोसी बोला जाता है। घोसी के लोकसभा सीट में हमने भारी जीत तय किया है, जिसमें सुभाषपा का अध्यक्ष के पुत्र ने लड़ा था। फिर जो घोसी विधानसभा सीट है उसमें हमने भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को 43,000 मतों से हराया था। तो हम तैयार हैं, एनडीए बेकरार है। अब रही बात कि अगर हेट स्पीच पे किसी की भी सजा होनी है, मतलब 2 साल, तो सजा होगी तभी अपने आप ही विधायकी जाएगी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तो आधी रह जाएगी। कौन ऐसा है नहीं, अमित शाह जी ऐसे हैं नहीं, मोदी जी ऐसे हैं नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ऐसे नहीं। इसी मऊ के बगल में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि तुम हमारी 1 लड़की ले जाओगे तो तुम्हारी 100 लड़कियां लेके जाएंगे। इस पे नहीं बर्खास्त होना चाहिए क्या? 2 साल की सजा नहीं मिलना चाहिए? तो अगर ऐसा जिस चीज को कह रही है कि हेट स्पीच सजा, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी आधी हो जाएगी।
ठीक है, उनका बल है, अपने बल पे ताकत पे करा रहे हैं, करा लें। और अभी ये सुभाषपा के ऊपर जिम्मेदारी है कि सुभाषपा अपने विधायक को बचा पाती है कि नहीं, क्योंकि सुभाषपा के अध्यक्ष ने अभी आपके नरेशन में दिखाया है कि सुभाषपा कह रहे हैं हमारा विधायक था और हम उसकी लड़ाई करेंगे, हाईकोर्ट तक लड़ाई करेंगे। तो ये सुभाषपा जाने और भारतीय जनता पार्टी जाने, हम तो तैयार हैं और हम उसको जीतेंगे जरूर। अब जो सबसे बड़ी समस्या थी मऊ की, मोदी जी ने बनारस में कहा था कि बुनकरों को हम हवाई जहाज में बैठाएंगे, बुनकर भूखे मर रहे हैं, खत्म हो गया बुनकर का। फिर वहां से मऊ में एक कताई मिल है जो लगभग 20 साल से चल नहीं रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने मऊ में जाके, मोदी जी ने बनारस में जाके कहा था कि इस कताई मिल को हम चालू करेंगे, आज तक चालू नहीं हुई। सड़कें नहीं बन पाई हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जब वो लिख के देते हैं सदन में मांग करते हैं कि सड़क बनाने के लिए पैसा दिया जाए, तो सड़क बनाने के लिए पैसा राज्य सरकार अलॉट नहीं करती है। जो उनको 5 करोड़ रुपया मिलता है उससे सड़क बनी हुई है, मुक्त सड़कें मऊ में है ही नहीं। तो जीतने के पर्याप्त कारण भी है उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता भी हमारे पास है, जो हमने बूथ बूथ तक पहुंचा दिया है। जी धन्यवाद। ठीक, रविंद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है पहले से हारी हुई पार्टी अब हो सकता है कि यूपी में हो, क्योंकि उसका वर्चस्व वहां खत्म होता जा रहा है। हमारे साथ पल्लवी जी हैं। पल्लवी जी, रविंद्र जी का कहना है कि देखिए कई ऐसी जगह जब उपचुनाव भी होते हैं या फिर जो जमीनी स्तर पर वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे नहीं होते और इसका खामियाजा मऊ में भुगतना जरूर पड़ेगा। देखिए, ये रविंद्र जी कयास लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आप देख रहे होंगे कि बहुत समय हो गया, 2 टर्म बीत गए, तो वो सत्ता में आई नहीं है, तो बहुत ही हताश है। और ये हर जगह चाहे चुनाव हो, जहाँ जहाँ पे भी बाई इलेक्शन हुए, वहाँ पे भी बीजेपी ने किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है। और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है पूरी तरीके से। जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्य किए थे उससे वो बुरी तरीके से परेशान थी। और अब माननीय योगी जी की सरकार है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था शासन तो वो संभाल रहे हैं, तो जनता जो है वो बहुत ही खुश है और उसी हिसाब से काम कर रही है। तो बिल्कुल रविंद्र जी अपनी तरफ से बता रहे हैं। तो आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगी पल्लवी जी, आपकी आवाज जो है वो इको हो रही है। समझना चाहेंगे आपका स्पीकर अगर ऑन है तो इस कारणवश आपकी आवाज इको हो रही है। अगर आप स्पीकर ऑफ कर लेंगे तो आपकी बात समझने में ज्यादा सहूलियत रहेगी। 1 सेकंड, मैं यहाँ से जूम से मैं लीव कर रही हूँ, तो जिस पर कॉल नहीं आ रही थी। हाँ, अभी ठीक है, आ रही है आपको आवाज मेरी? कह रहे हैं हेलो। हाँ, ओके जी, तो मैं यही कह रही थी कि समाजवादी पार्टी तैयार नहीं है, वो बिल्कुल परेशान है, हताश है। जिस भी चैनल पे मैं देखती हूँ, जो भी प्रवक्ता आते हैं वो बिल्कुल बौखलाहट में आंसर देते हैं, मिमिक करने की कोशिश करते हैं माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। आप काम करिए, धरातल पे आके आपने कार्य किया नहीं, इसका आप खामियाजा भुगत रहे हैं। और मऊ में भी आपको लग रहा है कि अभी आपकी सरकार थी, आपकी चल रही थी, पर देखिए अभी चीजें बदल गई हैं और आपकी जनता बहुत ही यंग है, समझदार है। आप जो बातें करते हैं, आप फेक स्पीच देते हैं, वो समझती है कि आप किस डायरेक्शन में क्या बात कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपको जवाब दे दिए इलेक्शन में। ठीक है, तो जवाब दे दी। तो अयोध्या वाली सीट का हमेशा कहीं ना कहीं जिक्र जो है समाजवादी पार्टी कर देती है। देखिए, ओवरऑल की ये बात की जाती है, हमारी सीटें का माइंड से बिल्कुल अग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, और जहाँ हम नहीं जीतते हैं वहाँ पे हम जाके जो है धरातल के उतर के काम करते हैं, कार्य करते हैं, समझते हैं किस वजह से हमारी सीटें कम आई, कहाँ पे त्रुटियां रह गई, कहाँ पे कमियां रह गई। और जो इलेक्शन से आपको भी पता है कि किस तरीके से अफवाहें पूरे भारत में उड़ाई गई थी कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। तो ये सारे जो अफवाहें हैं, कुछ लोगों को आप जाके गाँव में मुनादी कराओगे, उनको बताओगे ऐसा हो जाएगा, आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, तो कुछ लोग तो आप बरगला सकते हो, पर कुछ समय के लिए बरगला सकते हो और पूरे भारत के लोगों को नहीं बरगला सकते हो। जहाँ पे आपने ऐसा किया, जाके हम लोग चीज को समाप्त किया, उनको भी समझ में अब आ गया होगा कि सरकार बनने के बाद तीसरी बार फिर मोदी सरकार आई है, तो लोगों को समझ में आ गया कि इसमें न संविधान में कोई परिवर्तन हुआ, न आरक्षण समाप्त हुआ। लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके का झूठ
समाजवादी पार्टी परोसने का कोशिश कर रही थी और उसका परिणाम आप उपचुनाव में देखते जाएंगे। खैर ये तो उपचुनाव में जब रिजल्ट आएंगे तो पता भी लग जाएगा। हमारे साथ क्योंकि रविंद्र जी भी है। रविंद्र जी, लगातार आप लोग ये बात बोल देते हैं, अयोध्या वाली सीट का जिक्र कर देते हैं। अभी बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि ये तमाम चीजें जो हुई थी आप लोगों को बरगला रहे थे इसलिए हुई थी। आना जी, अच्छा लगा सुन के कि हम लोगों को बरगला सकते हैं और गांव-गांव जाके बरगला सकते हैं, पल्लवी जी ने बताया। इसके लिए वो धन्यवाद की पात्र है कि हमारे इस मजबूत सशक्तिकरण को उन्होंने समझा। अब ये कह रही थी हम लोग हताश हैं। हताशा का एक आपको साइन सिम्टम और अंकगणित बता दें। 74 से 33 पे आ गए। अगर हताश नहीं है, खुश हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। 312 से विधानसभा में 255 पे आ गए। अगर खुश है तो बहुत अच्छी बात है। पिछले पंचायत चुनाव में हम 779 सीट लेके आए और ये 579 सीट लेके आए। अगर इसमें खुश है भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छी बात है। फिर निकाय चुनाव में मात्र जीते सब लोग इनके, मतलब मेयर बना लिया इन्होंने। निकाय चुनाव में मात्र 30% वोट मिला इनको। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी खुश है तो बहुत अच्छी बात है। तो हताश कौन है ये फिगर ही बता देते हैं। जो इनकी परफॉर्मेंस है 8 साल में एक भी जनहित के कार्य अगर पल्लवी जी बता देंगी तो मैं धन्यवाद दूंगा इनका। नहीं, लेकिन एक चीज आप समझना चाहेंगे ना सर, अब्बास अंसारी वाले मुद्दे पर अगर हम रहते हैं तो अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दी, न्यायालय ने उसका ऊपर संज्ञान लिया, अगर उसकी विधायकी चली भी गई है तो इसमें बीजेपी ने क्या कर दिया थोड़ा समझना चाहेंगे। लगातार बयान इस तरीके के आते हैं। हमसे क्या मतलब है, ये तो सुभाषपा जाने और भारतीय जनता पार्टी जाने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग सब यही काम करते हैं। मैं कह रहा हूं अगर हेट स्पीच के डिसीजन आने शुरू होंगे तो भारतीय जनता पार्टी आधी हो जाएगी। ऐसे ऐसे हेट स्पीच लोग देते हैं तो हमारा क्या लेना देना है, ये तो लड़े। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि सपा तैयार, एनडीए बेकरार। अभी तो एनडीए की बेकरारी बाकी है वहां पे। आप ही ने सुन लिया सुभाषपा के अध्यक्ष जी की बात। और इससे पहले सुभाषपा के अध्यक्ष जी अमित शाह जी को, मोदी जी को, योगी जी को सब भेज चुके हैं। सबसे खराब आदमी बता चुके हैं। योगी जी को मंदिर भेज चुके हैं वापस। तो सुभाषपा का वो रंग थोड़ी बदला होगा, कोई मजबूरी में पड़ी होगी। तो ये इन लोगों की बातें हैं। लेकिन एक चीज जो मैं बताने जा रहा था वो जरूरी है, क्योंकि हमारे किसानों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। ये बता देंगी पल्लवी जी कि कै मीट्रिक टन का लक्ष्य था गेहूं खरीदने का, कितना खरीद पाए, ये भी प्रभावित करेगा। कितना लक्ष्य था, कितना खरीद पाए। क्या इस बार जब हम धान की बुआई करने जा रहे हैं तो क्या हमको इस बार बीज केंद्रों पे बीज मिल पाएगा? क्या हमको डीएपी मिल पाएगी? क्या यूरिया मिल पाएगा? क्योंकि पिछले 8 सालों से नहीं मिल रहा है। तो बता देंगी और वो स्थान बता दे जहां मिलेगा। मैं बता दूंगा, मैं भी किसान हूं तो हम ही वहां से जाके खरीद लेंगे। ये चीज हर जगह पे। मऊ भी जो है शहर छोड़ दिए थोड़ा सा, जो बुनकरों का इलाका था, जो बुनकरों को आश्वासन दिया था नहीं पूरा हुआ। बनारसी साड़ी बनके भारत का शौर्य था बनारसी साड़ी ही बनना बंद हो गया। तो ये सब बता दें पल्लवी जी तो मैं इनका बहुत कृतज्ञ होऊंगा और हमारे मजबूती को प्रदर्शित करने के लिए इनको कोट नमन और धन्यवाद। ठीक, पल्लवी जी, रविंद्र जी कह रहे हैं कि जो भी फैसले कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से लिए गए उसका नुकसान आपको लोगों को मऊ में जरूर देखने को मिलेगा और हो सकता है आगे आने वाले जो चुनाव होंगे, खैर 2027 की बात है, जब होंगे तब भी खामियाजा भुगतना होगा। देखिए रविंद्र जी अभी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किए। मैं उनको पूरे काम बता रही थी। किसानों के बारे में बात कर रहे थे। किसानों की आपके समय में बहुत अच्छी दशा थी। बहुत अच्छे से पता है गन्ना किसानों ने किस तरीके से उनकी पेमेंट तक समय से मिले। तो कितने किसानों ने उस समय आत्महत्या की थी। और अभी आप पूछ सकते हैं कि अभी योगी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, जिसकी कृषि विकास दर की यदि बात की जाए तो 8.6% से बढ़कर 13.7% हुई है। हर साल 4 करोड़ टन फल और सब्जियों का उत्पादन के साथ जो देश में पहला स्थान है इस समय। बहुत सारी चीजें बताने की। 27 नवीन मंडी जो मंडी स्थल है उनका आधुनिकीकरण किया गया है ताकि किसानों को सुविधा हो। कुसुम योजना लाई गई है जिसके थ्रू जो है सोलर पंपों का आवंटन किया गया है। ये सिर्फ कृषि के क्षेत्र में। अब यदि मैं आपको बताना शुरू करूंगी तो शायद आधे घंटे इसी में बीत जाएंगे। चाहे वो आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे, पहले 24 घंटे तक गाँव में बिजली नहीं आती थी। हर दिन रोशनी मुड़ती थी और ये नहीं पता होता था कि कब लाई जाएगी, कब आएगी। इंतजार करते रह जाते थे लोग। मैं शहरों की बात कर रही हूँ भाई, होती थी मैं गोंडा में रहती थी।
उस टाइम पे वहाँ पे नाइट ही नहीं रहती थी, आकर 9 घंटे दिन में एक बार में लाइट जाती थी। अब माननीय योगी जी की सरकार है, बीजेपी सरकार आने के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे, तहसील क्षेत्रों में 22 घंटे और जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली रहती है। अयोध्या को सोलर सिटी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे बनाने का काम जारी किया गया है। निजी नलकूप से बिजली बिलों में 100% की छूट दी गई है। बहुत सारी चीजें हैं, पूरी लिस्ट जो है बहुत लंबी है। महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रेडियो स्पॉट बनाए गए, स्मार्ट सिटी और शहरों का विकास किया गया है। आप कह रहे हैं कोई कार्य नहीं किए गए, कितने कार्य किए गए जो मैं आपको बताना अगर गिराना शुरू कर दूंगी। यूपी की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कितने अच्छे से पूरे देश से पूरी तरीके से यूपी कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आके निवेश कर रही हैं। अपराधियों के खिलाफ एक्शन में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यूपी 112 का रिस्पॉन्स टाइम जो है 7 मिनट 24 सेकेंड रखा गया है। कितने अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, कितने घायल हुए, कितने पकड़े गए हैं, कितने डर के मारे खुद आके उन्होंने सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा कोरोना काल के बाद से 14.70 करोड़ लोगों को राशन दिया गया है। 1.86 करोड़ से अधिक लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन। कितनी चीजें मैं आपको बताऊं, आप कह रहे हैं कोई कार्य नहीं किया। बिना कार्य के ही क्या जनता जो है पसंद कर रही है योगी सरकार को और दोबारा चुन के लाइए। सीटें कम हुई, बिल्कुल आपने अफवाह उड़ाई थी और बहुत सारे लोग ऐसे होते जो अफवाह में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते बोली होती है कहीं ना कहीं की जनता जो अफवाहों में आ जाती है, बरगला ले, बिल्कुल आपने बरगलाने का काम किया था। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत अच्छा काम किया था इसलिए वो आपकी बातों में आई थी। आपकी बातों में इसलिए आई थी क्योंकि आपने इनको बहलाया, फुसलाया, गलत चीजें बताई कि यदि आप इनको वोट दोगे तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, आपका संविधान बदल दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें ना झूठ के पांव बहुत बड़े नहीं, वो झूठ के पांव नहीं होते और ज्यादा लंबा नहीं होता, जो सब सामने आता है। ठीक, अभी सरकार चल रही है, किस तरीके से चल रही है लोग देख रहे हैं। तो देश बहुत अच्छे हाथों में है, विकास की ओर अग्रसर है और चाहे उत्तर प्रदेश की और कहीं ना कहीं हम विकसित क्योंकि भारत बनाना चाहते हैं उसकी ओर अग्रसर हैं। हमारे साथ सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार फोन लाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, क्या लगता है अब अब्बास के बाद जो एक और भाई है उमर अंसारी, उसकी अगर एंट्री होती तो सीट चली जाएगी वापस पार्टी के पास? सुजीत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने के सुजीत सिंह से, लेकिन हमारे पास कुछ रविंद्र सिंह जी भी। रविंद्र सिंह जी, देखिए लगातार आप लोग ये वाली बात बोल रहे हैं, अब तो उन्होंने अपना ही कहीं ना कहीं एक उदाहरण रख दिया है कि मैं भी उस समय पर जब आप लोगों का यानी कि जब सपा की सरकार थी तो कितना वहां पर दयनीय स्थिति थी वो रख दिया, और आज कैसे हम विकसित भारत की ओर अग्रसर है और तमाम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तस्वीर ही बदल चुकी है और सिर्फ राज्य या देश की बात नहीं अब हो रही है, अब हमारे देश की बात विदेशों में होती है कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक तस्वीर आपने भी देखी थी, एलन मस्क के पिताजी भी आए हुए थे, उस समय पर उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये बात रखी थी कि भारत जो है कितना खूबसूरत राज्य है, माफ कीजिएगा देश है। लेकिन वो आपके समय पर, सपा के समय पर जो गुंडा राज था, उन्होंने बता दिया है। आना जी, मुझे तो लग रहा था आप मऊ पे डिबेट करा रही हैं, तो ना तो आपने मऊ के बारे में कुछ बोला। मैंने मऊ के बारे में सर शुरुआत में ही पूछा कि अगर मऊ की सीट के ऊपर अब्बास के ऊपर कहीं ना कहीं अगर न्यायालय ने पूरी कार्रवाई की है तो इसमें बीजेपी का क्या हाथ होगा। उसके बाद मैंने ये भी हमारे क्योंकि जर्नलिस्ट हमारे साथ थे, क्या उनके भाई के ऊपर सीट चली जाएगी, क्या ऐसा हो सकता है, फिर से सीट वहीं पर विपक्ष के पास रहेगी, ऐसा भी हो सकता है। मऊ के ऊपर मैंने ये भी पूछा, अब विकसित की अगर बात हो, अयोध्या की बात रखी भी थी कि अयोध्या की सीट अब कहीं ना कहीं आप लोगों के पास है, वो वाली बात भी आप लोग लगातार कर देते हैं बीजेपी के सामने, ये वाली बात भी सर रखी थी। अब आपने बताया कि मऊ का जो प्रश्न पूछा पल्लवी जी से, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि कैसे हमको बीज मिलेगा, कैसे पानी मिलेगा, कैसे हमारे धान की गेहूं की खरीदी होगी, सब बताने में असमर्थ रही। ना तो मऊ के बारे में जानकारी है, ना वर्तमान व्यवस्था के बारे में जानकारी। बता रही थी गन्ना किसानों के लिए बहुत बहुत कुछ कर लिया। जरा सुन लीजिए क्या किया हुआ है फैक्ट्स के साथ में। 60 पैसा प्रति किलो दाम बढ़ा दिया हुआ है 8 साल में, मतलब 60 रुपया कुंटल। और चीनी का दाम कितना बढ़ गया, 15 रुपया प्रति किलो।
किसानों को 60 पैसा मिला और व्यापारियों को 15 रुपया मिला 1 किलो पे। यही भारतीय जनता पार्टी ने किया। और सुन लीजिए, खाद बीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ये बता रहे थे कि इतना काम कर दिया इन्होंने कि पुलिस का कमिश्नरेट बना दिया। एक कमिश्नरेट गाजियाबाद है, वहां का इनका एक विधायक 3 महीने तक घूमता रहा फटा कपड़ा पहन के उस कमिश्नरेट के खिलाफ, उस कमिश्नर के खिलाफ कि 50,000 गाय रोज कटती हैं। ये इनके कमिश्नरेट का है। इन्होंने बहुत विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश बन गया है। प्रति व्यक्ति कर्ज लगभग 40,000 रुपए है। आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है, पल्लवी जी के ऊपर में भी है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला प्रदेश बन गया है, मतलब 36 से 32वां नंबर है प्रति व्यक्ति आय में। जीडीपी में भी सबसे अंतिम हो गया है हमारा देश। और अपराध और भ्रष्टाचार इस तरह से चरम पे है कि आईपीएस फिरौती मांग रहा है, एसओ बलात्कार कर रहा है लड़की से जो बलात्कार की शिकार है। और इनके जो आईएएस अधिकारी हैं वो फैक्ट्री लगाने के नाम पे 13 लाख की घूस मांग रहे हैं, सॉरी 13 करोड़ की घूस मांग रहे हैं। तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी पड़ रही है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए के अपराध का चिट्ठी आई है प्रधानमंत्री ऑफिस से कि इसकी जांच कराई जाए। चीफ ऑफ एसटीएफ उनके ऊपर अयोध्या जी में जो अवैध करीब मतलब आप कहना चाहिए भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी पल्लवी जी से क्लोजिंग रिमार्क ले लेती हूँ और उसके बाद सुजीत जी के पास जाऊंगी। और रिमार्क होगा कि लगातार जो कार्रवाई भी हो रही है, ये जरूर पल्लवी जी से पूछ लेंगे। पल्लवी जी, तमाम भ्रष्टाचार गिनवा दिए हैं आईपीएस या फिर आला अधिकारी जो है, किस लेवल पर जाकर लोगों को परविंदर जी ने? देखिए, भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी के समय में किस तरीके से होता था, हर चीज ओपनली होती थी। अभी तो जो यदि भ्रष्टाचार का पता भी चलता है इमीडिएटली उस पर एक्शन होता है। योगी सरकार इस समय ध्यान देती है, कोई भी अपराध होता है इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाता है जहां भी हो रहा है। और 2014 से पहले, 2017 से पहले की क्या हालत थी, भ्रष्टाचार हो जाता था, किताबों में दबा दिया जाता था, खुलेआम कॉपी किताब से नकल होती थी। स्कूलों की बात की यदि की जाए, और जितने भी भाई भतीजावाद इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ था कि कोई नौकरी किसको मिलती थी, जो जान पहचान के लोग होते थे उनको नौकरी मिलती थी। तो भ्रष्टाचार की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, बहुत हैरानी की बात। ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर आपके यहाँ पर इस तरह का कोई क्रिमिनल एक्ट होता है या फिर आगे जाके कोई काम होता है तो बीजेपी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, आपसे क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी सुजीत जी। समझ लीजिए कि ये जो सीट है मऊ की सीट, अब अगर उमर अब अंसारी के हाथ में लग जाती है तो फायदा उसी को ही मिल पाएगा या कुछ और भी यहाँ पर पेच फंस सकते हैं जैसे राजभर? देखिए, मऊ 2 चीजों के लिए हमेशा जाना जाता रहा है। नंबर 1 कल्पनाश्राय और नंबर 2 वहाँ का आतंक। वहाँ पर वो सीट न समाजवादी पार्टी की रही, न वो सीट कभी सपा की रही। वो सीट आतंक की रही और आतंक जहाँ चिपक गया वहीं पर वो सीट उन्होंने अपने करना में रख लिया। तो आज योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बात के लिए तो धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने मऊ से आतंक को समाप्त किया। आजकल अब्बास का वो वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अखिलेश भैया से बात हो गई है, अब ट्रांसफर नहीं हुई, पहले 6 महीना हिसाब हुई। हाँ। ठीक है, तो उस आतंक से एक बार मुक्ति मिली है। मैं रविंद्र प्रताप जी को अभी सुन रहा था, मैं बड़ा सम्मान करता हूं रविंद्र प्रताप जी का। घोसी आपने जीती थी, किन परिस्थितियों में आपने घोसी चौहान जी को हराया था ये आपको पता है। सुधाकर सिंह को पूरा का पूरा क्षत्रिय समाज खड़ा हो गया था क्योंकि बार बार वो खड़े हो रहे थे, बार बार वो दल बदल कर, कभी आपके दल में, कभी उनके दल में, कभी उनके दल में टहलते घूमते, आते जाते, चलते फिरते। उनको सत्ता चाहिए थी तो उनको पराजित किया वहां की जनता ने। वो समाजवादी पार्टी की विजय नहीं थी, वो सुधाकर सिंह की विजय नहीं थी, वो उन चौहान साहब के विरोध की विजय थी जो उनको मिला था। मैं आपसे सहमत हूं। अभी आप कह रहे थे कि 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने से कुर्ता पजाम फाड़े हुए घूम रहे थे विधायक जी। निश्चित रूप से वहां के पुलिस कमिश्नर के ऊपर गहरे प्रश्न थे और राज्य सरकार ने उनका स्थानांतरण विलंब से
के समझ में ये व्यापारी थे, भारतीय जनता पार्टी के समय में ये उद्योगपति हो गए। ये शुरुआत आप ही के यहाँ से हुए धंधे पाने की। ठीक, खैर अब देखना होगा कि मऊ सीट से अगर पूरे तरीके से यहाँ पर जो दबदबा था क्रिमिनल्स का हट पाया है कि नहीं, आने वाले उपचुनाव में पता लग जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और तमाम चीजें बताने के लिए। खैर समझने को ये तैयार जरूर होना चाहिए कि अगर एनडीए भी तैयार हो रहा है तो सपा के पास वो सीट जाती है कि नहीं जाती, वो बेकरारी जो कहीं ना कहीं अब सपा की शुरू हो चुकी है, वो उसके अंजाम तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। खैर उपचुनाव के रिजल्ट में पता लग जाएगा और जब तक जो सियासी माहौल है उत्तर प्रदेश का गरमाया हुआ ही रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एशियन न्यूज।